18 जनवरी को खम्मम में हुई रैली में अखिलेश यादव को काफी अहमियत दी गई और इसकी मुख्य वजह देश की राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण होना बताया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो फिर यही सवाल खड़ा होता है कि अगर थर्ड फ्रंट अपने वजूद में आता है, उसका भविष्य कुछ होता है, तो थर्ड फ्रंट की भावी राजनीति में यूपी के युवा और तेज तर्रार नेता अखिलेश यादव की क्या भूमिका होगी? गुलदस्ते के साथ अखिलेश यादव का स्वागत। फिर श्री यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में केसीआर के साथ अखिलेश यादव के बैठने की व्यवस्था। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बताती है कि तीसरे मोर्चे में अखिलेश यादव की अहमियत क्या होने वाली है। कि उत्तर भारत के सभी राज्यों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एक मजबूत ताकत बनकर उभरे हैं, क्योंकि उनके बराबर की ताकत अभी किसी अन्य उत्तर भारत के राज्य में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो या पंजाब हो, ऐसी ताकत नहीं दिखी है। ऐसे में अखिलेश यादव का एक बार सफलतापूर्वक 5 साल की सरकार चला ले जाना, एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो कुछ भी काम किया, जिस तरह का एक अपनी छवि बनाई, वो सब उनके पक्ष में जाता है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में यूपी की अहमियत अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं और ये भी कि यूपी की राजनीति में उनकी अहमियत क्या है। लेकिन सबसे अच्छा नतीजा तब आया उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ी। सरकार नहीं बनी ये अलग बात है, लेकिन परिणाम के स्वरूप एक सबसे अच्छा परिणाम तभी आया। हर दल को अपने को मजबूत करना चाहिए और अपने अपने हिसाब से लड़ना चाहिए। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन लड़ाई लड़ नहीं रहा, किसको मजबूत कर रहा है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकप्रिय नेता हैं, श्रद्धेय नेताजी भी जाते थे तेलंगाना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वमान्य लोकप्रिय नेता हैं। तो तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए और आपने देखा कि जिस तरह से वहाँ पर होर्डिंग लगे, बैनर लगे, लोगों ने जिस उत्साह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश के विकास का काम किया था, जो एक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए, आज वो चारों तरफ फैल रहा है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और सपा यूपी में मुख्य विपक्षी दल है। 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 2022 में करीब 10% बढ़ा है, जबकि सीटें 64 बढ़ी हैं। हाल ही में हुए मैनपुरी संसदीय उपचुनाव में सपा को रिकॉर्ड वोट से जीत मिली। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन बनता है तो अखिलेश यादव को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि तीसरे मोर्चे के गठन में अखिलेश यादव की भूमिका क्या होती है। अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों में मजबूत जनाधार वाले कितने दलों को तीसरे मोर्चे से जोड़ पाते हैं और युवा नेता के तौर पर जनता के बीच में अपनी छवि को कितना मजबूत कर पाते हैं। अखिलेश अपनी छवि के हिसाब से लोगों से मिलकर, विपक्षी नेताओं को अपनी बात सामने रखकर कितने लोगों को अपने साथ ला पाते हैं। शायद उनकी इसी मैं समझता हूँ इसी पोटेंशियल की वजह से बीआरएस ने उन्हें अपने साथ शामिल किया है और एक मजबूत भूमिका भी दी है। देखना ये होगा कि अखिलेश यादव कितने दलों को अभी अपने साथ ला पाते हैं और एक संगठन को या तीसरे मोर्चे को और मजबूती दे पाते हैं। मतलब राष्ट्रीय राजनीति में यूपी की अहमियत तीसरे मोर्चे में समाजवादी पार्टी के लिए अहम साबित होगी। पर अखिलेश की अहमियत क्या होगी, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि तीसरे मोर्चे के गठन में उनकी भूमिका क्या होती है, वो कितने दलों को अपने साथ जोड़ने में सफल होते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े गठबंधन को बनाने में जुटी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जैसे ही तेलंगाना के खम्मम से बीआरएस की अगुवाई में
5 दलों के नेताओं की तस्वीरें सामने आई, कांग्रेस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसकी जो प्रतिक्रिया है वो गौर करने लायक है। कांग्रेस ने कहा कि इससे तो भाजपा को फायदा ही होगा। कांग्रेस की इस दलील से सवाल खड़े होते हैं कि अगर तीसरा मोर्चा आता है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? क्या इससे गैर भाजपा दलों में और वोटर्स में बिखराव नहीं होगा? एक मंच पर 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ में अखिलेश यादव की मौजूदगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत गठबंधन की कवायद में जुटी कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती। देश की बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका अपने प्रदेश के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह से मोर्चा बनाने, रैली में शामिल होने, गठबंधन करने की चर्चा से मीडिया में सुर्खियां जरूर बनती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। देखिए, मेरा मानना ये है कि अब वो चाहे रैली खम्भम में हो, अभी तरह तरह की रैलियां अनेक स्थानों पे होंगी। कभी ममता बनर्जी रैली करेंगी, कभी केसीआर करेंगे, कभी अखिलेश जी करेंगे, कभी लालू यादव के बेटे हैं वो करेंगे। मुझे लगता है कि जो पार्टियां, पहले भी मैं कहता आया हूं, जो पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं, जो पार्टियां कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में अखंड रूप से, जिनके बारे में पूरे देश की जनता जानती है कि वो पार्टियां और उनके नेता डूबे रहे हैं, ऐसे लोग घबराहट में हमेशा एक होने की कोशिश करते हैं और ये प्रयोग पहले भी हुए हैं। खम्मम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की महारैली से तीसरे मोर्चे के चतुर्भुज घेराबंदी का जो ट्रेलर दिखा है, उसने सिर्फ थर्ड फ्रंट के अदृश्यम युग पर ही पूर्ण विराम नहीं लगाया है, बल्कि सियासत में नए समीकरण तैयार होने का ऐलान भी कर दिया है। माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे के वजूद में आने पर भाजपा को नुकसान कम, कांग्रेस को नुकसान ज्यादा होगा। हालांकि कांग्रेस अभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व में मजबूत गठबंधन की उम्मीद लगाए हुए है। समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आपके अन्य प्रदेशों में अन्य पार्टियां हैं, तो सब लोगों को समुद्र की तरफ तो आना ही है, चाहे आज आवे चाहे एक आध हफ्ते का साल बाद आवे, लेकिन समुद्र की तरफ तो आना ही पड़ेगा। और समुद्र कौन है इस देश में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा विश्व जानता है। दरअसल कांग्रेस 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सपा समेत 21 से ज्यादा दलों को निमंत्रण भेज चुकी है। कांग्रेस को यकीन है कि देर से ही सही उसकी अगुवाई में मजबूत गठबंधन की रूपरेखा जरूर तैयार होगी। ये पुलाव और ख्याल हर चुनाव में बनता आया है, कभी ऐसा हुआ नहीं हिंदुस्तान में तीसरा मोर्चा नामक कोई चीज़ नहीं। कोई यदि रैली कर रहा है और अपने मित्रों को बुला रहा है तो वो हमें तो मिलेगी, देगा ही, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। और अखिलेश जी हों या और भी गैर भाजपाई दल जो भी हैं, वो तो बीजेपी या मोदी जी की सरकार के विरुद्ध में तो हैं, उनके साथ तो कोई है नहीं। आज बीजेपी के साथ तो कोई दल नहीं है। उधर भाजपा का दावा है कि पहले 2019 में भी महागठबंधन की कवायद हुई थी, लेकिन ये फॉर्मूला फेल हो गया। यूपी में सपा और बसपा साथ आए, लेकिन जनता ने भाजपा को चुना। इस बार भी वही होगा। और मुझे लगता है अभी तो इन सभी दलों में अपने अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए, आप देखते होंगे पहले भी, क्योंकि कौन प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इनका कोई नेतृत्व है, नेता अभी कोई तय नहीं है। देश के देवतुल्य जनता ने पहले ही राहुल गांधी जी को नकार दिया है। अखिलेश यादव को 2 बार उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने नकारा है। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के नेतृत्व में केंद्र में लगातार सफलतापूर्वक अपने कार्य को कर रही है, विपक्ष चाहे कितने भी गठबंधन कर ले, कितने भी आम जनमानस को भ्रमित करने की कोशिश कर ले, जनता ने अपना नेता मोदी जी को चुन लिया है और जनता ने वही रिजल्ट जनता ने मन बना लिया है। जो रिजल्ट जनता ने 14 के लोकसभा में, 19 के लोकसभा में जो रिजल्ट दिया था, वही परिणाम जनता 24 के लोकसभा में भी देगी। मतलब ये कि भाजपा को यकीन है कि पीएम मोदी के चेहरे पर जनता का विश्वास कायम है, जबकि कांग्रेस को भरोसा है कि राष्ट्रीय राजनीति में उसे दरकिनार कर कोई गठबंधन बन ही नहीं सकता।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।